हेलो साथियों, आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम आप लोग को विज्ञान के प्रकाश के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। साथियों, पहले तो यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि विज्ञान रटने वाला नहीं बल्कि समझने वाला विषय है। यदि हम कोई चीज़ रटते हैं तो बार बार रटने के बाद भी हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज़ समझ लेते हैं तो उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अगर हमें समझ में आ गया तो हम उस परिभाषा को, उस शब्द को अपने भावों में, अपने शब्दों में बता सकते हैं और समझा सकते हैं। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले हम बताते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे शब्द में क्या है, प्रकाश एक माध्यम है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करते हैं प्रकाश की जो प्राकृत होती है वह क्या होती है। प्रकाश की प्राकृत जो है साथियों वैद्युत चुंबकीय होती है। वैद्युत चुंबकीय होती है। अगर हम बात करते हैं साथियों तो प्रकाश क्या, कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं प्रकाश कैसे आता है, कहाँ से आता है और ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं। तो पहले तो यह जानना जरूरी है कि प्रकाश का मात्रक क्या होता है। प्रकाश का मात्रक जूल होता है। प्रकाश का मात्रक जूल होता है। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनसे खुद का प्रकाश उत्पन्न होता है और वे खुद किसी दूसरे वस्तु को प्रकाशित करती हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन वस्तुओं को कहते क्या हैं। तो साथियों, ऐसी वस्तुएं जो खुद अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश के स्रोत होते हैं, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं जो वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश होता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे क्या हो गया साथियों, सूर्य हो गया। सूर्य के साथ साथ जो ग्रह होते हैं इनके भी अपने खुद के प्रकाश होते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं जलती हुई अगर मोमबत्ती है तो यह भी दीप्त वस्तुओं में कहलाएगी। इसके अतिरिक्त जो है जलता हुआ बल्ब के अलावा एलईडी भी हो सकती है। यानी कि जितने भी वस्तुएं अपना खुद प्रकाश देती हैं इनको हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। साथियों, अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की जो वस्तु होती है उसको अदीप्त वस्तुएं कहती हैं। साथियों, इन वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये दूसरे वस्तु के प्रकाश की वजह से खुद को दिखाई पड़ती हैं, अर्थात इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अब हम बात करते हैं वो इनके कुछ उदाहरण की। जैसे हम बात करते हैं चंद्रमा। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर रात के टाइम चंद्रमा हमको बहुत ही चमकीला दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको बता दें चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। वह सूर्य के प्रकाश के कारण हमको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं कुर्सी है, मेज है, पेन है, कलम है। इस वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो वस्तुएं हमको खुद दिखाई पड़ती हैं, नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं, इनको हम आदीप्त वस्तुएं कहते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं तो ऐसी वस्तुओं के बारे में जिनसे प्रकाश जो है आसानी से गुजर सकता है या पारगम होते हैं या नहीं पारगम होते हैं। तो साथियों, इस पारगम्यता के आधार पर हम वस्तुओं को भी कई भागों में बांट सकते हैं। तो साथियों,
पारगम्यता के आधार पर हम वस्तुओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए हम कौन कौन सी हैं ये वस्तुएं इनको देखते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ठीक है साथियों, मिटाते हैं। अब हम प्रकाश के पारगम्यता के आधार पर हम वस्तुओं को देखते हैं कुल कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो हमने बताया आपको 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहली वस्तु कौन सी होती है? ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाए, अर्थात प्रकाश पारगम्य हो, उनको हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो हम वस्तुओं को जो है पारगम्यता के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? पारगम्यता के आधार पर। कौन कौन सी हैं 3 वस्तुएं? पहला है पारदर्शी। तो पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं साथियों? पारदर्शी वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुजर सकता है। ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की वस्तुओं को, तो इनको हम अपारदर्शी वस्तुएं कह सकते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं साथियों? वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक न गुजर सके, अर्थात हम किसी वस्तु के दूसरे सतह की तरफ न देख सकें कि कौन सी चीज़ें हैं, क्या है। तो ऐसी वस्तुओं को ही हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, अगर हम पेन ले लें या किताब ले लें या लोहे का कोई टुकड़ा ले लें, अगर हम उसके एक सिरे से देखते हैं तो हमको उसके दूसरे सिरे पर क्या है वह नहीं दिखाई पड़ेगा। साथियों, अगर हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, उनको हम अल्प पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अल्प पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो अल्प पारदर्शी वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं साथियों जिनसे प्रकाश का कुछ हिस्सा दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जैसे इसका उदाहरण लेने के लिए हम समझ लेते हैं, अगर हम किसी कागज़ के पृष्ठ पर तेल लगा देते हैं तो हमको कागज़ के दूसरी पृष्ठ पर क्या लिखा है या उसके दूसरी तरफ की चीज़ें भी हमको अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो इनके हम उदाहरण की बात करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? कांच। इसका उदाहरण क्या है पारदर्शी वस्तुओं का? कांच। इसका क्या उदाहरण है? लोहे का टुकड़ा। अब इसका क्या है उदाहरण? इसका है उदाहरण तेल लगा हुआ कागज। साथियों, अब हम कुछ ऐसी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत ही जानना आवश्यक है। साथियों, क्यों जानना आवश्यक है? क्या चीज़ें हैं वे? तो साथियों, वही चीज़ें हैं, अगर हम मान लें कि प्रकाश अगर एक स्रोत से किसी विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो साथियों, अगर कोई प्रकाश से वह एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो हम उसको प्रकाश किरण बोल सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर प्रकाश जो है किसी स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो साथियों प्रकाश के उस किरण पुंज को क्या कह सकते हैं? तो साथियों, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं बल्ब का, जलता हुआ बल्ब। अगर हम साथियों बल्ब की बात करते हैं, अगर हम मान लें यही हमारा बल्ब है, तो बल्ब से प्रकाश चारों दिशाओं में उत्पन्न हो रहा है। तो साथियों, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक स्रोत से प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है। तो अगर किसी बिंदु से प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में फैल रहा होता है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को ये किरण पुंज क्या है? ये जो है प्रकाश का समूह है। क्या है साथियों? प्रकाश का समूह है। अगर प्रकाश किसी स्रोत से चारों दिशाओं में फैलता हुआ होगा तो इस प्रकार के किरण समूह को जो है अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज हो गया। यह तो जो है पहला प्रकार हो गया।
तो साथियों पहला क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं पहला क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। तो साथियों इसको बिल्कुल समझने की आवश्यकता है कि अगर प्रकाश एक स्रोत से विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है या गुजर रहा है तो इस प्रकार के किरण समूह को क्या कहते हैं, अपसारी किरण समूह कहते हैं या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के किरण पुंज की। तो इस अगर वह दूसरा प्रकार कौन सा है साथियों, अगर हम मान लें दूसरे प्रकार के समूह को, अगर मान लें विभिन्न दिशाओं से प्रकाश एक बिंदु पर आता हुआ प्रतीत होता है। तो साथियों अगर प्रकाश एक ही दिशा में आता हुआ महसूस होता है या दिखाई पड़ता है तो इस प्रकार के किरण पुंज को जो है हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज का मतलब आप लोग को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर साथियों विभिन्न दिशाओं से प्रकाश किसी बिंदु के रूप में आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो इस प्रकार के किरण पुंज को कौन से किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। क्या साथियों यह जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, अगर प्रकाश एक ही दिशा में जा रहा है या हम कह दें कि प्रकाश एक ही बिंदु पर मिल रहा है या एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, तो अगर एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जा रहा है तो उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर एक बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई पड़ता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा तरीका हो गया, अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या हो गए, फिर से समझ लीजिए। अगर प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब जैसे समांतर प्रकाश का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने लेजर का नाम सुना होगा। लेजर से जो प्रकाश निकलता है अगर हम उसको ऑन कर देते हैं तो उससे निकला हुआ प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो इस प्रकार के किरण पुंज जो होते हैं उन्हें हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो साथियों अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम अगले कुछ टॉपिक को चर्चा करेंगे जिसको मिटाया जाए। साथियों आज सबसे आसान तरीके से हम एक नहीं बल्कि कई गुणों को ही बताएंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं और उन गुणों की भी चर्चा करेंगे। तो आपने किसी किताब में देखा होगा या क्लास 9-10 की किताब में देखा होगा, कुछ ऐसे ही उदाहरण बता देते हैं जो कि आम भाषा में सभी लोग जानते हैं। जानते तो सभी लोग हैं लेकिन हम आपको आसान तरीके से उससे भी ज़्यादा सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं प्रकाश के गुण को। अगला है प्रकाश के प्रमुख गुण। साथियों पहले तो यह जानना आवश्यक है प्रकाश स्वयं में अदृश्य रूप में होता है। कैसे होता है, प्रकाश स्वयं में अदृश्य के रूप में होता है, अर्थात हम इसको देख नहीं सकते हैं कि प्रकाश है, यह प्रकाश है। लेकिन साथियों अगर हम बात यह करें कि प्रकाश को अगर हम देख नहीं सकते हैं तो कैसे हम क्या कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं ये पेन है या हम बात करते हैं ये कापी है, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि कापी है पेन है। साथियों इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में कहें, जब प्रकाश इस वस्तु में पड़ रहा है तभी ये वस्तु हमको दिखाई पड़ती हैं। तो साथियों अब हम गुणों की चर्चा करते हैं। तो पहला गुण सबसे आसान इसका होता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर हम बात करते हैं, अभी आपको हमने बताया प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है
वह क्या होती है? वैद्युत चुंबकीय होती है। तो प्रकाश की प्रकृति का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि प्रकाश के जो किरण होती हैं उनके पास जो है विद्युत के भी गुण होते हैं और चुंबकीय भी गुण होते हैं। अगर हम बात करते हैं जो प्रकाश होता है साथियों, वह प्रकाश वायु अथवा निर्वात में मैक्सिमम स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या होता है? अधिकतम गति, अधिकतम गति से क्या करता है? चलता है। तो साथियों इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रकाश है वायु अथवा निर्वात में बहुत ही तेज से चल सकता है या अधिकतम तेज से चल सकता है। तो साथियों पहले यहाँ पर समझना आवश्यक है निर्वात किसे कहते हैं। साथियों ऐसा स्थान जहाँ पर वायु भी ना हो, वायु की अनुपस्थित की जगह को ही हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। वायु की अनुपस्थित जगह को ही निर्वात कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इस वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो साथियों प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है साथियों? प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो साथियों यह तो चौथा गुण हो गया। अगर हम पांचवें गुण की चर्चा करते हैं तो साथियों पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रकाश बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है। तो साथियों यहाँ पर जानना आवश्यक है कि माध्यम क्या है। तो साथियों माध्यम क्या है, इसको जानने के लिए माध्यम वह वस्तुएं होती हैं जिनमें प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित हो जाए। अर्थात साथियों यह बहुत ही जानना आवश्यक है, बहुत ही आसान तरीके से समझिए। वह वस्तुएं जिनमें प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित कर जाए अथवा गति कर जाए, ऐसी चीज़ों को हम माध्यम कहते हैं। तो ये क्या हो गया साथियों? माध्यम हो गया। अगर हम माध्यम का उदाहरण देखते हैं तो इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं यह है वायु है, दूसरा उदाहरण इसका जो है कांच है, तीसरा उदाहरण जल है। तो साथियों हमें पूरी उम्मीद है कि आप माध्यम किसे कहते हैं यह समझ भी गए होंगे। तो साथियों इनको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। साथियों हमने 5 गुण यहाँ पर देखे हैं। अगर हम बात करते हैं छठवां गुण कहाँ से आता है, छठवां गुण क्या है, कैसे मिलेगा, तो साथियों छठवां गुण यहीं से मिलेगा। साथियों छठवां गुण कौन कौन सा है? छठवां गुण है छठवां प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण में ही छठवां है कौन सा गुण? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। अर्थात साथियों इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि जैसे प्रकाश जो है जितनी स्पीड से वायु में चल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश उतनी स्पीड से कांच में चले। यह आवश्यक नहीं है जितनी स्पीड से वायु अथवा कांच में चल रहा है उतनी ही स्पीड से जल में चले।
साथियों इसका मतलब यह हो गया कि जो प्रकाश है वायु में दूसरी स्पीड से चलेगा, कांच में दूसरी स्पीड से चलेगा और जल में दूसरी स्पीड से चलेगा। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आप 6वें पॉइंट को भी समझ गए हैं। तो साथियों अब हम अगले गुण की तरफ चलते हैं। अगला गुण क्या है? तो साथियों बहुत ही आसान गुण, आप जिसको विभिन्न कक्षाओं में भी पढ़े हैं, विभिन्न रूप में आप जानते भी हैं। प्रकाश में साथियों परावर्तन के गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? प्रकाश में परावर्तन के भी गुण होते हैं। अगर हम साथियों 8वीं बात करते हैं, क्या है? प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। साथियों यह गुण तो हम लिख तो जरूर दिए हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन वास्तव में है क्या। तो साथियों इसमें क्या होता है, अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। साथियों जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और वह उसी माध्यम में दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो साथियों क्या आप ये जानते हैं, क्या शीशा या जिसको आप दर्पण कहते हैं, क्या दर्पण से ही प्रकाश का परावर्तन होता है? नहीं साथियों, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह आंशिक रूप से प्रत्येक कोश से या कुछ सभी चीज़ों से होता है। तो साथियों अगर कोई वस्तु जितनी चिकनी रहती है वह उतना ही अच्छा स्रोत मान लिया जाता है प्रकाश का परावर्तन का। साथियों इसी का बिल्कुल विपरीत ही क्या होता है, अगर कोई वस्तु या कोई सतह जो है बहुत ही खुरदरी है तो उस पर पड़ा हुआ प्रकाश वह अवशोषित हो जाता है, वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो वह जो है अच्छा उदाहरण प्रकाश के परावर्तन का नहीं माना जाता है। तो साथियों इसमें जो मुख्य रूप से अंतर है वह यह जानना जरूरी है कि प्रकाश जिस वस्तु पड़ती है वह उसमें प्रवेश नहीं होती, बल्कि उसकी दिशा से उसी माध्यम में लौट आती है। साथियों इसका बिल्कुल ही उल्टा अगला गुण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको जानने के लिए अगर हम एक बात मान लें, जैसे हम मान लें यह कांच की एक वस्तु है। अब हम देखते हैं ये कांच के अंदर की सतह है और ये क्या है, कांच के बाहर की सतह। अगर कोई प्रकाश कांच पर पड़ता है तो वह बिल्कुल कांच में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन उसकी दिशा थोड़ा से बदल जाएगी। तो साथियों अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे किस दिशा में बदलता है और कितना बदलता है। तो साथियों मेरे कहने का मतलब यह हो गया कि प्रकाश जो है वायु से कांच के अंदर भी प्रवेश करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर प्रकाश वायु से कांच के माध्यम में प्रवेश कर गया, यानी कि वायु जो है कांच में प्रवेश कर गया, इस घटना को जो है हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर रहा है, अर्थात यहाँ पर माध्यम का बदलाव होना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों प्रकाश का अपवर्तन वह है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो साथियों यहाँ पर पहला माध्यम हो गया वायु और दूसरा माध्यम हो गया कांच। तो साथियों अब हम बात करते हैं प्रकाश के अगले गुण की। तो साथियों अगला गुण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो साथियों अगला गुण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो एक मिनट साथियों गलती हो गई है, समझ चाहते हैं। प्रकीर्णन तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है साथियों, अगर हम मान लें कोई भी एक वस्तु है, इसको हम कोई वस्तु मान लेते हैं, तो प्रकाश के अगर इस कोई किरण या प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है तो वह प्रकाश क्या करता है, उस प्रकाश को दूसरी दिशा में मोड़ देता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो साथियों इसके अतिरिक्त जो है 10वां गुण है
प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण जानने के लिए बहुत ही जानना यह आवश्यक है कि जब प्रकाश एक दूसरे से मिलते हुए हैं, जो अलग अलग तीव्रताओं के होते हैं या समान तीव्रता के होते हैं, तो जब प्रकाश एक ही बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। साथियों, क्या हो गया? प्रकाश के विभिन्न तीव्रताओं का मिलना, प्रकाश के विभिन्न तीव्रताओं का मिलना हो गया। तो साथियों, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम से किसी शाम के टाइम या किसी फंक्शन में गए होते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं लाइटें बहुत ही किस्म की लगी होती हैं, और उन लाइटों में हम देखते हैं कि अगर हम खुद खड़े हो जाएं तो हमारी कई प्रतिबिंब विभिन्न दिशाओं में बनते हुए प्रतीत होते हैं। तो साथियों, वहाँ पर देखते क्या है, विभिन्न प्रकाश एक ही बिंदु पर पड़ता है, तो वो इस घटना को ही हम व्यतिकरण कह देते हैं। तो साथियों, अगला जो प्रमुख गुण है प्रकाश का विवर्तन। तो साथियों, प्रकाश का विवर्तन जानने के लिए यह आवश्यक है कि इसको हम विवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? तो साथियों, यह बिल्कुल व्यतिकरण का उल्टा है। तो साथियों, इसमें क्या होता था, जब प्रकाश एक दूसरे से मिलता था तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते थे। लेकिन साथियों, अगर प्रकाश मिल ही नहीं रहा है बल्कि वह दूर हो रहा है तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि प्रकाश की कोई किरण इस दिशा में प्रवाहित हो रही है या पहुंच रही है, तो क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं वह किनारे की दिशा में मुड़ जाता है। तो साथियों, प्रकाश का किनारों की तरफ मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो साथियों, प्रकाश का विवर्तन आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा? प्रकाश में विवर्तन होता है, अर्थात प्रकाश जिस चीज से गुजरती है वह किनारे की तरफ भी मुड़ती है। तो प्रकाश का किनारों की तरफ मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा इसको। तो साथियों, अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश के हमने कम से कम 11 गुण देखे। तो साथियों, एक बार हम फिर से आप लोग को समझा देते हैं। 11 गुण को रखना बिल्कुल ही आसान है, बाएं हाथ का खेल है। इसको आप फिर से एक बार समझ लीजिए। क्या है? पहली चीज़ है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की प्रकृति जो होती है वैद्युत चुंबकीय होती है। प्रकाश वायु अथवा निर्वात में भी चलता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। साथियों, अगली चीज़ है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। साथियों, अगला जो गुण हो गया, 6वां गुण हो गया, वह प्रकाश जो है विभिन्न माध्यम में विभिन्न स्पीड से चलता है। तो साथियों, अगला क्या है? प्रकाश में परावर्तन होता है। अगला क्या हो गया? प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है। तो साथियों, इसको लीजिए। साथियों, आप लोग से उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुछ आपको बताई जा रही हो वह समझ में आप लोग को आ रही होगी। तो साथियों, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं इसको हम समझना चाहते हैं। तो साथियों, प्रकाश का परिवर्तन जानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? साथियों, जब कोई किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, तो इसको हम मान ले रहे हैं कोई वस्तु। यह कैसे है वस्तु है? साथियों, अपारदर्शी वस्तु है। तो साथियों, इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई प्रकाश आएगी वह दूसरे सिरे पे नहीं जाएगी, यानी कि दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो साथियों, इसका मतलब क्या हो गया? जब कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है
तो वह उस माध्यम में दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। तो साथियों, इस घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कह देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि जो प्रकाश का अच्छा परावर्तक तल होता है, वह सबसे अच्छा परावर्तक तल होता है दर्पण। तो साथियों, यहाँ पर हम जो छोटी छोटी लाइनों को अभी बनाया, इनको हम मान लेते हैं कि पॉलिश की गई वस्तु है या कांच के या दर्पण के पीछे का हिस्सा होता है और यह जो है सामने का हिस्सा होता है। तो साथियों, ये बात तो हमको समझ में आ गई। तो अब हम समझना चाहते हैं कि ये किरण को क्या कहते हैं, कौन सी किरण कहते हैं। इसको समझने के लिए हम जो किरण इस अपारदर्शी वस्तु पे दर्पण पे पड़ रही है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण साथियों? आपतित किरण। और जो किरण मुड़कर दूसरी दिशा में आई है, यानी कि ये जो है उस वस्तु से दूर जा रही है, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। साथियों, जिस बिंदु पर यह किरण पड़ती है, ठीक उसी बिंदु पर उस सतह के लंबवत अगर हम एक रेखा बनाते हैं, यह रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब क्या है साथियों? जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ता है, ठीक उसी बिंदु पर बना हुआ अभिलंब ही अभिलंब कहलाता है। या उस सतह के बिल्कुल लंबवत होता है। लंबवत का मतलब 90 अंश होता है। तो साथियों, प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम है, वह पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? वह नियम यही से आता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। इसके अतिरिक्त अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। तो साथियों, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि आपतित किरण जो वस्तु पे पड़ रही है, जो वस्तु की तरफ आ रही है, उसको हम आपतित किरण कहेंगे, और जो वस्तु से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। कैसे समझेंगे कि आपतित किरण क्या है? यहाँ पर इसको समझने के लिए जो वस्तु की तरफ जा रही है, देखिए ये जाने की दिशा है, इसको हम आपतित किरण कहेंगे। जो वस्तु से दूर आ रही है, इस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। तो साथियों, ये पहला नियम हो गया प्रकाश के परिवर्तन का। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। तो साथियों, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब साथियों, दूसरा नियम भी यहीं से आता है। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुए कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आपतन कोण। आपतन कोण भी हो गया। अगर ये परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या हो गया? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो साथियों, इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम बात करते हैं, अभी आपको हमने बताया कि आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं।
तो साथियों क्या हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब परावर्तन कोण, यहाँ पर कोण का प्रतीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो साथियों फिर से एक बात समझिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होता है, अर्थात एक ही बिंदु पर स्थित होता है। और दूसरा नियम क्या बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो साथियों स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है साथियों, हमें लग रहा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। साथियों अब हम प्रकाश के परिवर्तन का कुछ दूसरा हिस्सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, बस उसको हमको केवल समझना जरूरी है। अगर हम एक बार समझ में आ गया तो हम कभी भूलेंगे नहीं। तो साथियों इसको समझने के लिए हमको यह जानना जरूरी है कि अगला हिस्सा हम प्रकाश के परिवर्तन को ही पढ़ रहे हैं, और वह जो प्रकाश का परिवर्तन है वह गोलीय पृष्ठ के कारण है। तो गोलीय पृष्ठ को समझने के लिए हम कैसे समझते हैं, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक खोखला हिस्सा है, ये हमने मान लिया खोखला हिस्सा है, और इसको हमने क्या किया, इसका केंद्र मान लिया ये है। तो साथियों अगर हम इस गोले को दो भाग में विभाजित कर दें और क्या कर दें कि ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया, अगर हम पहले भाग को बाहर की तरफ पालिश कर देते हैं तो साथियों इस प्रकार का एक दर्पण बन गया। अगर हम मान लें दूसरे में हमने क्या किया, अंदर की तरफ पालिश कर दिया, तो इस साथियों दो प्रकार के दर्पण बन गए। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यह देख रहे हैं साथियों कि हमने एक कांच का गोला माना था, इस कांच के गोलों को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक के बाहरी हिस्से की तरफ हमने पालिश किया और दूसरे में हमने अंदर की तरफ पालिश किया। तो साथियों अगर हम इसको दो भाग में विभाजित करते थे तो क्या हो गया था, दो प्रकार के हिस्सों में बट गया। तो साथियों यहाँ पर इसी दोनों भाग को ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। तो अब आप क्या देख रहे हैं, अगर गोलीय दर्पण के बाहरी हिस्से पर, बाहरी किनारे की तरफ, ये सामने का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, सामने का हिस्सा, और जो हमने पॉलिश कर दिया वह पीछे का हिस्सा हो गया। अगर साथियों सामने का हिस्सा इस प्रकार उठा हुआ है, बाहर निकला है, उछला हुआ है, तो उछले वाले हिस्से को ही हम देख कर समझ लेते हैं यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है साथियों, उत्तल दर्पण है। अगर हम दूसरे प्रकार के दर्पण की बात करते हैं तो दूसरा प्रकार के दर्पण जो का निर्माण होता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर भी समझ लीजिए कि सामने का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। तो साथियों जो दर्पण है वह मुख्य रूप से गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए। तो साथियों यहाँ पर हमने सीखा क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, एक हो गया उत्तल दर्पण, दूसरा क्या हो गया, अवतल दर्पण। साथियों अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण कुछ इतना ही समझना आवश्यक नहीं है, इससे भी ज़्यादा हमको जानने की आवश्यक है। क्या आवश्यकता है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो अवतल दर्पण है इनका उपयोग कहाँ करते हैं और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो साथियों जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमें किसी बड़ी वस्तु को छोटे रूप में देखना है, अर्थात दूर की वस्तुओं को हम छोटे और स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आप बता सकते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साथियों गाड़ी में लगे हुए दर्पण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। तो साथियों अब बात आती है अवतल दर्पण। तो साथियों अवतल दर्पण का उपयोग
किसी सूक्ष्म छोटे वस्तु को जो है बड़े रूप में देखने का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, छोटे रूप को बड़े रूप में देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है? इसका उपयोग कौन का होता है? डॉक्टर लोग करते हैं। कौन से डॉक्टर लोग करते हैं? आँख के डॉक्टर लोग करते हैं। और आँख के डॉक्टर के साथ साथ कान के भी डॉक्टर प्रयोग करते हैं और नाक के डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं। तो साथियों, आप ये पहला उदाहरण हो गया। और दूसरा उदाहरण आपको हम बता दें साथियों, आप लोग नाई की दुकान तो देखते ही होंगे। यहाँ पर जो बाल काटने वाला होता है वह भी एक दर्पण का प्रयोग करता है। वह जो है कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है साथियों। अगर हम तीसरी उदाहरण की बात करते हैं साथियों, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, आपको यह बात समझ आ गई होगी कि जो गोलीय दर्पण होते हैं कितने तरह के होते हैं। साथियों, गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो साथियों, उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी में लगे हुए शीशे में लगाते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग हम गाड़ियों के हेडलाइट में, नाई की दुकान पर और आँख कान नाक के डॉक्टरों के पास प्रयोग किया जाता है। नाई की दुकान भी आप इसको कह सकते हैं। साथियों, अब बात आपको बहुत ही बताना आवश्यक है, क्या जो दर्पण होते हैं वो कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। लेकिन साथियों, एक तीसरे प्रकार का भी दर्पण होता है जिसको हम इधर पॉलिश कर देते हैं एक मिनट। तो यह जो तीसरे प्रकार का दर्पण हो गया, इसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। तो ये साथियों, जो लाइन है इसको हमने पॉलिश किया है तो ये क्या हो गया? पीछे का हिस्सा हो गया और ये क्या हो गया? सामने का हिस्सा हो गया। तो साथियों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर भी हम एक बार समझ लेते हैं। दर्पण के प्रमुख प्रकार कितने प्रकार के? पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा कौन सा है? अवतल दर्पण। साथियों, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए साथियों, मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये बात समझ आ रही है। अगर आपको मेरी टॉपिक अच्छी लगे, समझ में आए, तो साथियों आप इसको जो है अपने दूसरे साथियों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो साथियों, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं वह है गोलीय दर्पण के भाग। क्या पढ़ने चल रहे हैं साथियों? हम गोलीय दर्पण के भाग को पढ़ने चल रहे हैं। तो इसका हम मान के चलते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। साथियों, आपको अब हम बताएं, गोलीय जो दर्पण होता है चाहे वह उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो यहाँ पर हमने एक दर्पण आप लोग को समझने के लिए बड़े रूप में बना दे रहे हैं। और इस बड़े रूप में बनाने का आशय क्या है, जिससे बात आपको समझ में आ जाए। अगर हम मान लें इसका एक सिरा जो है x है और दूसरा सिरा y है। अगर हम मान लें साथियों कि अगर कोई एक अक्ष है या एक सीधी रेखा है जो कि क्षैतिज दिशा में है और वह इस दर्पण के मध्य बिंदु से गुजर रही है, तो साथियों यह जो किरण है दर्पण को जिस बिंदु पर परिच्छेदित कर रही है उस हिस्से को हम P से निरूपित करते हैं
और P यहाँ पर क्या हो गया साथियों, ध्रुव हो गया। P इनको हम क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों, अगर हम बात आपको बताएं, यह जो गोलीय दर्पण है किसी गोलीय केंद्र का ही एक भाग है। तो जिस केंद्र का यह भाग होता है उस केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोल देते हैं। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो C क्या हो गया साथियों, वक्रता केंद्र हो गया। C क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। साथियों P और C के बीच की जो दूरी होती है, तो साथियों ये दूरी क्या हो गई, P से लेकर C तक की दूरी है। P से C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो R है वह क्या है, R P से तक की दूरी है। इस दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों, R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। साथियों अगर हम इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच का हिस्सा ले लेते हैं तो वह हिस्से को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। F यहाँ पर लिख लेते हैं। F क्या हो गया साथियों, फोकस हो गया। क्या हो गया, फोकस हो गया। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इस ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी, यानी कि P से लेकर F तक की जो दूरी होती है वह फोकस दूरी होती है। तो साथियों F क्या है, फोकस है। अगर हम बात करते हैं साथियों, ये जो रेखा हमने खींचा है इसको हम L मान लें और इसको M मान लें। L M कौन सी रेखा है, L M यहाँ पर आप समझ लीजिए, L M जो रेखा है इसको हम मुख्य रेखा भी कहते हैं। तो मुख्य रेखा क्या है साथियों, वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे हम मुख्य रेखा कहते हैं, या इसी को हम मुख्य अक्ष भी कभी कभी कह सकते हैं, मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो साथियों आपको यह बात भी समझ आ गई होगी कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं और मुख्य रेखा किसे कहते हैं या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर यह बात जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो प्रकाश का सामने का हिस्सा है वह इधर का हिस्सा है, ये सामने का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। तो साथियों यहाँ पर हम जो मुख्य अक्ष है इसी वस्तु पर ही हम मुख्य अक्ष पर ही किसी वस्तु को हम रखते हैं। क्या करते हैं साथियों, किसी वस्तु को रखते हैं। तो ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो साथियों जो ये वस्तु की दूरी है, इस दूरी को कहाँ से, ध्रुव से इस वस्तु की जो दूरी होती है उस दूरी को हम वस्तु दूरी प्रदर्शित करते हैं, इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों यहाँ पर U क्या हो गया, U है वस्तु की दर्पण से दूरी। तो साथियों ये बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इस वस्तु को, हम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वस्तु का ऊपरी सतह है, ये वस्तु का निचली सतह है। तो साथियों वस्तु को हम इसलिए बिंदु के आकार में लेते हैं क्योंकि वस्तु जितना ही सूक्ष्म या बिंदु के आकार में होगी उसका प्रतिबिंब भी उतना ही स्पष्ट और उतना सटीक बनेगा। तो साथियों इस बात भी आपको समझ आ गई होगी। साथियों अब बात यह है कि वस्तु तो समझ में आ गया, क्या आपको गोलीय दर्पण भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा। साथियों यह बात किस दर्पण की है, साथियों इस दर्पण को ही आप देख के बता सकते हैं यह कौन से दर्पण की बात थी, अवतल दर्पण की बात थी। साथियों मैंने जितने भाग आपको बताए हैं इन्हीं सभी भागों को हम बिल्कुल ऐसे ही क्या कर दें, यह दर्पण पलट दें।
यानी कि दूसरा दर्पण लगा दें। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण के भी इतने ही भाग होते हैं। अगर हम बात करते हैं चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वक्रता ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष जो है वह वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से गुजरती है और वस्तु की दर्पण से जो दूरी होती है वह U होती है। साथियों इसी तरह हम बता दें वस्तु से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों यह बात तो आप समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है? गोलीय दर्पण के प्रमुख भाग। तो साथियों गोलीय दर्पण के प्रमुख भाग कौन कौन सी हैं? फिर से आप बोलिए। ध्रुव है। ध्रुव कहाँ होता है? दर्पण के मध्य में होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र जिस गोलीय भाग का या दर्पण बना होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कह देते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उस केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच की स्थिति होती है उसको फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य रेखा भी कहते हैं। तो साथियों इसको हम मुख्य रेखा ही कहेंगे यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं वस्तु की दर्पण की जो दूरी होती है वह U होती है, वस्तु की प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वह V होती है। तो साथियों बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है साथियों, इसको मिलाया जाए। साथियों अब हम चर्चा करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो पहले तो ये समझ लेते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं साथियों। साथियों जिस बिंदु पर परावर्तित किरण मिलती हैं उसी को हम प्रतिबिंब बोल देते हैं। उसी मिलने की जगह पर ही प्रतिबिंब बनता है। साथियों प्रतिबिंब किसी वस्तु का भी हो सकता है। किस वस्तु का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं? जो वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। तो साथियों इस बात को और अच्छी तरह हम समझने के लिए हम मान लेते हैं यह जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। साथियों वस्तु हम मान लिए यह है और इस वस्तु का जो है ये आपतित किरण है और ये जो है फोकस है। तो वस्तु प्रवर्तित होगी फोकस से। ठीक इसी तरह अगर कोई किरण फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है। तो साथियों ये क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। तो ये पहली परावर्तित किरण हो गई, दूसरी परावर्तित किरण हो गई। जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों ये हिस्सा इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। तो ए बी क्या है? वस्तु है। और यहाँ पर अगर हम सी और डी मान लेते हैं तो सी और डी क्या है? प्रतिबिंब है। साथियों क्या है? प्रतिबिंब है। तो साथियों प्रतिबिंब यहाँ पे जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? एक होता है वास्तविक प्रकार और एक होता है आभासी प्रकार। कौन सा प्रकार? आभासी प्रकार। तो वास्तविक प्रकार प्रतिबिंब कौन से होते हैं? साथियों वास्तविक प्रतिबिंब वे होते हैं जिन वस्तु के प्रतिबिंब परावर्तित किरण के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो वहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो साथियों उदाहरण के लिए अवतल दर्पण में इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तित किरण के मिलने के स्थान पर बना है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वह कौन सा प्रतिबिंब बना है? ये कौन सा प्रतिबिंब बना है? ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है। वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कौन सा प्रतिबिंब बना है? वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो साथियों
कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ पर दर्पण का प्रतिबिंब परावर्तित किरण मिलती हुई जिस बिंदु पर प्रतीत होती है वहाँ पर न तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, सारी प्रतीत होने का आशय यहाँ पर कहने का है जब परावर्तित किरण एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं वह किसी अन्य बिंदु पर या दूर की स्थिति में वे किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगी। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, जब मानते हैं जिस बिंदु पर वे मिलेंगी वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा आभासी प्रतिबिंब। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखने के लिए हम फिर इसी प्रकार मान लेते हैं, क्या है, एक अवतल दर्पण है। अगर हम मान लें कोई वस्तु को जो है हम फोकस के बीच में रखते हैं, उसका जो प्रतिबिंब बनता है साथियों वह कुछ इस तरह बनता है। साथियों ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण देख रहे हैं कहीं मिलेगी नहीं, इधर क्या जैसे ये दूर बढ़ रही है वैसे दूर भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश दूसरी दिशा में वह किसी बिंदु पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वह कौन सा प्रतिबिंब बना, आभासी प्रतिबिंब बना। कौन सा प्रतिबिंब बना, आभासी प्रतिबिंब बना। आभासी प्रतिबिंब को हम डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं, डॉट डॉट रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो साथ ही एक बार फिर समझ लेते हैं, जिस बिंदुओं पर परावर्तित किरण मिलती हैं वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ऐसी बिंदु जहाँ पर परावर्तित किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। बात यह समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पर क्या होता है, परावर्तित किरण मिलती है और क्या होता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक साथियों, अब हम क्या है, इनको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है परावर्तित किरण के मिलती हुई बिंदु पर प्रतीत होते हैं। तो साथियों इसका मतलब क्या है कि जो आभासी किरण है वहाँ पर परावर्तित किरण केवल मिलती हुई दिखाई पड़ती नहीं है बल्कि महसूस होती है। इसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। साथियों उम्मीद करते हैं कि बात भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रही होगी, बात आप समझ रहे होंगे। साथियों अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। साथियों प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। इस भाग को समझने के लिए बहुत ही सटीक शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको कम समय में बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो क्या है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है साथियों, प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल बहुत ही आसान है। कैसे आसान है साथियों, जब मान लें या कोई एक माध्यम है जिसको हम मान लेते हैं कांच, ये कांच में है। इसका मतलब क्या है साथियों, जब कोई प्रकाश इस कांच पड़ता है तो वह कांच के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। तो साथियों इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश एक माध्यम में आया और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया। तो साथियों इस घटना को, जब प्रकाश एक माध्यम से आता है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो साथियों प्रकाश का अपवर्तन आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो साथियों इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक दूसरा चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं
यह जो है वायु या निर्वात है। क्या है साथियों? निर्वात है। और यह हिस्सा कांच का ही बना हुआ है। इसको हमने मान लिया एक क्या है? कांच है। साथियों इसको हम मान लें पहला माध्यम है, और ये क्या हो गया? दूसरा माध्यम है। अब क्या हो गया साथियों? जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो क्या होता है साथियों? ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। आपतित किरण साथियों क्या हो रही है? इस सतह पे पड़ रही है। जिस सतह पे पड़ता है वहाँ पर क्या बनता है? अभिलंब बनता है। जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह क्या हो जाएगी? अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो साथियों यहाँ पर जो कोण बना आपतन कोण हो गया। ये यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है साथियों? यहाँ पर बनेगा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बनेगा? अपवर्तन कोण बनेगा। तो साथियों यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में अधिकतम होती है। तो इस माध्यम को हम विरल माध्यम बोल देते हैं। तो साथियों विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? ज़्यादा होती है। सघन माध्यम में क्या होती है? प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। तो कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। तो साथियों यहाँ पर हम देख के भी समझ सकते हैं, यदि आपतन कोण बड़ा हुआ और अपवर्तन कोण छोटा हुआ तो बड़ा हुआ कोण किस माध्यम में होता है? विरल माध्यम में होता है। और जो छोटा कोण होता है वह किस माध्यम में होता है? अपवर्तन या सघन माध्यम में होता है। ठीक है साथियों, अब इस बात को समझने के लिए हम बहुत ही आसान तरीका और ले रहे हैं। अगर हम मान लें कोई प्रकाश की किरण है, इसका वायु अथवा निर्वात में जो वेग है वह v1 है, और जो कांच का माध्यम है यहाँ पर प्रकाश की चाल v2 है। तो क्या हो गया साथियों? यहाँ से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? वायु की चाल साथियों प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में, इसको हमने v1 मान रखा है, और इसी को हम भाग दे दें प्रकाश की चाल कहाँ पर? कौन सा माध्यम है? कौन सा माध्यम है? कांच का माध्यम है। इसको हम माध्यम भी बोल देते हैं। इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v2 है। तो क्या हो गया? प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में और प्रकाश की चाल माध्यम में। तो साथियों इसको थोड़ा से समझ लीजिए, ये बिल्कुल अलग है। तो इस घटना को ही जो हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। किसका अपवर्तनांक कहते हैं? अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। किसका अपवर्तनांक हो गया? ये कांच माध्यम का हो गया। किसके सापेक्ष हो गया? वायु के सापेक्ष। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? ANG, या इसी को हम ANG। इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रकाश है यह वायु से प्रवेश किया है, और किस माध्यम में प्रवेश किया है? कांच के माध्यम में। तो यहाँ पर A क्या है? वायु है, और G क्या है? कांच है। तो साथियों कोई यह जरूरी नहीं कि जो माध्यम है वह कांच का भी हो सकता है, वह दूसरा भी माध्यम हो सकता है। तो साथियों वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को हम ANG से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों बिल्कुल इसी तरह जो है हम बात करते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं? फिर से समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में पता होती है और प्रकाश की चाल माध्यम में पता होती है, तो इस घटना को हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। किसका अपवर्तनांक कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर इस चित्र को देख के आप समझिए कि यहाँ पर प्रकाश
किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही है? वायु से कांच के माध्यम में आ रही है। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं, इसका उल्टा भी होता है। कैसे उल्टा भी होता है? अगर हम मान लें कि कांच है और ये क्या है? वायु है, तो साथियों क्या कोई जरूरी है कि कांच से ही प्रकाश आए? क्या जरूरी है कि वायु से प्रकाश आए और कांच में ही आए? नहीं साथियों, यह जो है कोई आवश्यक नहीं है। कांच से भी प्रकाश आ सकता है और वह बिल्कुल वायु में भी चला जाएगा। साथियों यहाँ पर क्या हो गया? ये आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई। यहाँ पर आपतन कोण ए वाला हो गया और अपवर्तन कोण ए वाला हो गया। अब साथियों इस अपवर्तनांक को कैसे परहेज करेंगे? यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? प्रकाश किधर से किधर जा रही है? कांच से जा रही है। और कहाँ जा रही है? वायु में जा रही है। इसको हम कैसे लिखेंगे? कांच को हम क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। वायु को क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वायु कांच से हवा में आ रही है, वायु में। इसको इस अपवर्तनांक को GNA से परहेज करते हैं। अर्थात एक संबंध समझ में आ गया। क्या संबंध समझ में आ गया? अपवर्तनांकों का भी एक रिलेशन होता है माध्यमों में। क्या रिलेशन होता है? अगर वायु से प्रकाश कांच में जा रही है, इसका जो अपवर्तनांक है, और जो अपवर्तनांक कांच से वायु में प्राप्त होता है वो आ रहा है, उसका मान सदैव एक होता है। अर्थात साथियों ANG बराबर 1/GNA। इसका मतलब क्या हो गया? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता है? वह व्युत्क्रम होता है। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो साथियों उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो साथियों इसको हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे साथियों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। तो साथियों अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। साथियों स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग, साथियों प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग कहाँ करते हैं? साथियों आपने देखा होगा कि अगर कोई बर्तन है, इस बर्तन में अगर वह कोई तरल पदार्थ पानी भरा हुआ है, तो इसका जो तल है यहाँ पर अगर आप कोई एक सिक्का रख दें, वह सिक्का जो है वास्तविक तल से परिवर्तित रूप में दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है इस बात को आप समझ लीजिए। तो साथियों ये क्या होता है? वास्तविक रूप से यह अपने वास्तविक गहराई से कुछ आभासी गहराई में, कम गहराई में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जो तालाब है, अगर स्वच्छ पानी का तालाब है, वह उसकी गहराई जितनी वास्तविक रहेगी उससे कम दिखाई पड़ती है। साथियों अगर हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, तो यहाँ पर पहले उदाहरण को लिख लेते हैं। क्या है? पानी में वस्तु वास्तविक से परिवर्तित रहती है। क्या रहती है? परिवर्तित रहती है। दूसरी स्थिति क्या हो गई साथियों? तालाब की गहराई स्वच्छ तालाब की जो गहराई है वह परिवर्तित प्रतीत होती है। परिवर्तित प्रतीत होती है। तीसरा क्या है इम्पोर्टेंट चीज? तीसरा है
तारों का टिमटिमाना साथियों। तारों का टिमटिमाना मतलब आप समझ रहे हैं ना, रात में आप अगर देखिए तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है साथियों? प्रकाश का अपवर्तन है। तो तारों का टिमटिमाना साथियों, आप लोग देखते हैं कि किसी फंक्शन में आप जाते हैं या घरों में आप देखते होंगे कि अगर कोई चीज़ उबल रहा होता है या तो वहाँ पर कोई चीज़ अगर जैसे खाना जहाँ पे बन रहा होता है वहाँ से अगर हम कुकर को खोलते हैं तो उसमें से वाष्प बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। अगर हम वाष्प के दूसरे किनारे की चीज़ दूसरी तरफ की वस्तु को देखते हैं तो उसकी स्थिति जो है परिवर्तित नज़र आती है या हिलती डुलती नज़र आती है। तो इसका कारण भी जो है प्रकाश का अपवर्तन है, यानी कि जल वाष्प की दूसरी तरफ की वस्तु हिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है साथियों, बात समझ में आ रही होगी। साथियों, प्रकाश के अपवर्तन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, अधिकतर कोई चर्चा नहीं करता है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। बाकी हम इसकी बाद में भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या है? ये बिल्कुल बहुत ही आसान है साथियों, इसको आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। तो साथियों पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या है। साथियों बहुत ही आसान है। अगर हम मान लें कोई एक कांच की वस्तु है, इसको हम मान लें कांच की वस्तु। आप साथियों जानते हैं कि कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। या भी क्या है? विरल ही माध्यम होगा। यहाँ पर क्या है? ये क्या है? वायु है। और यहाँ पर भी क्या है? वायु है। तो आप जानते हैं क्या, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। साथियों यहाँ पर क्या हो गया? आपतन कोण हो गया, आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गया, ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। साथियों यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एक बिंदु, एक ही बात, अभी आप बिंदु बी की बात अगर हम देखें, यही किरण ए से बी तक की जो है किरण आपतित किरण की तरफ जो है प्रयोग होगी, और यह अब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए यह अविलंब से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। तो साथियों यहाँ पर जो किरण बी और वाई प्रतीत हो रही है, यह जो है अपवर्तित किरण इसको बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं? अपवर्तित। अगर हम साथियों इस आपतित किरण को डाट डाट करके आगे बढ़ाते हैं इस तरह, तो क्या हो गया? इसको हम यक्ष बनाएंगे। तो यक्ष से लेकर वाई तक की जो लंबवत दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में लेटरल LETERAL डिस्टेंस भी कहते हैं, लेटरल डिस्टेंस भी कहते हैं, जिसको आप पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो साथियों पार्श्विक विस्थापन बहुत ही आसान हो गया समझना। कैसे आसान हो गया? साथियों कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। साथियों आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कौन सा विस्थापन कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको हम यल से भी कहीं कहीं प्रदेश करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
साथियों, यह जो पार्श्विक विस्थापन है यह भी प्रकाश के अपवर्तन पर भी निर्भर करता था। अगर हम बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण क्या है साथियों, इसकी चर्चा हम बहुत ही सटीक शब्द में करना चाहते हैं जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। साथियों, यह जो है, मान लें एक प्रिज्म है। क्या है साथियों? प्रिज्म है। अगर कोई किरण इस प्रिज्म पर पड़ती है, अगर हम मान लें यह श्वेत किरण है, श्वेत किरण है, अगर वह श्वेत किरण प्रिज्म पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ेगी बिल्कुल वहाँ पर एक अभिलंब प्रतीत होगा, और जब आपकी किरण क्या होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो आपको पता है अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, मुड़ गई बिल्कुल। अब इसी तरह इस बिंदु पर भी एक अभिलंब बनेगा और अभिलंब से क्या होगा, दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। तो साथियों, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। साथियों, अगर यह अपवर्तित किरण है, साथियों अगर यह अपवर्तित किरण विभिन्न रंगों में विभक्त हुई प्रतीत होती है, इस घटना को जो है हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। साथियों, जब किसी प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को जो हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और कौन कौन से 7 रंगों में विभक्त होता है, इसको हम समझने के लिए कह सकते हैं VIBGYOR। तो साथियों, कौन कौन से 7 रंगों में विभक्त हुआ? यह रंग है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको निश्चित ही समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। तो साथियों, आपसे फिर एक बार अनुरोध, विनती, निवेदन है कि साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।